Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel. So welcome to my channel friends. फ्रेंड्स आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम्स। तो इससे पहले मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि क्या लिखना है आपको एग्ज़ाम में, और आज मैं बताऊँगा आपको कि कैसे लिखना है। तो इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पेपर देख लेते हैं। ये जो पेपर मेरे पास है एक सैम्पल पेपर है एमए इंग्लिश ब्रिटिश पोइट्री का, तो इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि ये जो पेपर है इसको आपको थॉरोली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन देखा और आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा पेपर पढ़ना है कि क्या उसमें लिखा है। तो इस पेपर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कवर करता हूँ पैटर्न ऑफ द पेपर। तो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो एज़ पर इग्नो रूल्स, जो पुराना जो पैटर्न था आपने देखा होगा, जो पुराने पेपर्स थे उसमें क्या होता था कि स्टेंजाज आते थे। कुछ जो पोइम्स हैं उसका एक स्टेंजाज दे देंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता था। तो ये पुराना पैटर्न था और पिछले 4 से 5 सेशन से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो पैटर्न कम हो गया है, ख़त्म हो गया है। 5 सेशन में तो वो पेपर नहीं आया है। तो एज़ पर माय ओपिनियन कि नया जो पैटर्न है वही आना चाहिए। तो जो न्यू पैटर्न है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो सामने आपके है वो यही पैटर्न है। तो इस पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे नोट जो ऊपर लिखा हुआ है, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरीली अटेंड करना है, जिसमें कुछ स्टेंजाज दिए होंगे उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब इन स्टेंजाज को कैसे आपको एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होगा, वो आपको अटेंड करना ही है। ओके, एंड फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 7। इनमें क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ है, देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी एंड एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 7 फर्स्ट इज़ कंपलसरी, एंड उसके बाद जो 2 to 7 हैं इनमें से आपको केवल 4 और लिखने हैं। तो यानी 2 क्वेश्चंस आप इनको इनमें से आप छोड़ सकते हैं कोई भी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये एक ही तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। बट जो 7th क्वेश्चन है उसमें आपको क्या है, कोई भी 5 टॉपिक मिल जाएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पोइम हो सकती है, या वो कोई पोइट हो सकते हैं जिसके बारे में लिखना होगा, या वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर हो सकता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये है पेपर का पैटर्न जो 1st to 7th मैंने आपको बताया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, क्योंकि उसमें स्टेंजाज होते हैं। अब उन स्टेंजाज में से भी क्या है, A, B, C, D, E, टोटल 5 स्टेंजाज आपके पास रहेंगे। उसमें से आपको कोई भी 2 स्टेंजा एक्सप्लेन करने होंगे। तो उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैसेज with reference to their context and supply brief critical comments where necessary। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सारे ही 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे टफ स्टूडेंट्स को यही लगता है। इसमें क्या है, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी पोइट के बारे में जानेंगे और उनकी जो समरी आप पढ़ेंगे, उनकी जो पोइट्री है उसकी समरी, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ पहचान लेंगे। जो स्टेंजाज दिए हुए हैं, जो लाइन्स हैं, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो कम से कम आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी पोएम से है। तो बस आपको करना यही है इतना कि कौन सी पोएम है ये और ये किसने लिखी है, इतना आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इनको देख के। तो इनमें से 5 आपको दी हुई हैं, 5 में से केवल आपको 2 आइडेंटिफाई करनी है। आप कैसे भी करके इन 5 में से 2 जो स्टेंजा हैं इनको आप इतना आइडेंटिफाई कर लीजिए ये पोएम का नाम क्या है और किस पोइट ने लिखी है, दैट्स इट। उसके बाद आपका 50 to 70% काम आपका ख़त्म हो चुका है। फिर आपको क्या करना है
जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ये पोएम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोइट के बारे में लिखना है कि दिस पोएम बिलोंग्स टू दिस इरा एंड दिस पोइट, इस पोइट ने लिखी है, और उस पोइट के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि वो कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, और उनने क्या क्या लिखा है, और वो किस टाइप के पोइट थे, ये सारी बातें उनकी बतानी है, उनके जीवन के बारे में पहले बताना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उस पोइम के बारे में बताना है कि उस पोइम में क्या हुआ था थोड़ा बहुत। और अगर आपको समझ में आती है जो लाइन्स हैं, उसको देख के आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए। बस आपको इतना ही लिखना है, और आपके जो मार्क्स हैं 10 मार्क्स ईच स्टेंजा के लिए बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 6। ये एक तरीके के क्वेश्चन होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें एक एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। तो जो इग्नो का पैटर्न है, इसके हिसाब से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो पोइट्स हैं उनको मैंने साइड में किया है। मैं आपको बताऊंगा वो लिस्ट कि जो पुराने जो पेपर्स हैं उसके हिसाब से मैंने ये लिस्ट तैयार की है, इम्पॉर्टेंट पोइट्स एंड उनकी पोइट्रीज़ की जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो वो लिस्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 to 6। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 उसमें लिखा है क्रिटिकली इवेल्युएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। तो इस बार इसमें क्या पूछा गया है, पोइम्स पूछी गई हैं। तो ए टू लेके ई तक, ABCDE टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 5 पोइम्स हैं। इनमें से किसी एक पोइम को आपको एलेबोरेट करना है और ब्रीफली उसमें लिखना है कि इस पोइम में क्या हुआ था, किसने लिखी है। तो सेम जो चीज़ है वो इसके लिए भी है। अगर ये क्वेश्चन में से आपको एक भी टॉपिक ऐसा आ जाता है जो आपने पढ़ा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, 5 हैं, उसमें से आपको कोई एक एक्सप्लेन करना है, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए भी सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले आप जैसे ही टॉपिक पहचान लेते हैं कि ये वो वाली पोएम है, तो आप सबसे पहले उस पोइट के बारे में लिखिए जिसने इसको लिखा है, और उस पोइट के बारे में थोड़ा सा आप एलेबोरेट कीजिए, बताइए पूरा कि क्या थे वो, और कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, दैट्स इट। वो सारा आप इसमें बता दीजिए। उसके बाद उस पोइम के बारे में लिखिए कि उस पोइम की समरी क्या थी और क्या पोइट उसमें समझाना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें इसमें लिख दीजिए। तो ये हो गया अपना पैटर्न, किस टाइप का पैटर्न है और आपको कैसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ फिर हाउ टू राइट, आपको लिखना कैसे है। कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि वर्ड लिमिट क्या है, इसमें कहीं लिखा नहीं होता है कितने वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले ये मास्टर्स है, तो मास्टर्स में आपको वर्ड लिमिट नहीं मिलेगी, बट जितना आप लिखेंगे उतना कम होता है इसमें। बट एज़ पर माय ओपिनियन, जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो इस हिसाब से जो कॉपी का साइज़ है उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया है कि अगर आप 5 to 6 पेजेस में एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मेरे हिसाब से वर्ड लिमिट को आप काउंट मत कीजिए, बट आप जस्ट 5 और 6 पेजेस में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, एंड अभी आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगा मैं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने जो पेपर पढ़ा है उसमें आप पहले टिक लगाइए। जब स्टार्टिंग में आप पेपर पढ़ेंगे तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम देख नहीं पाते हैं, हमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, हम उसकी जगह पे उससे पहले अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, हम उसको लिख देते हैं और बाद में पता लगता है कि ये क्वेश्चन भी मुझे आ रहा था और बहुत अच्छे से आ रहा था, तो उसको हमें फिर बाद में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन टोटल 5 हैं, टोटल 7 हैं, जिसमें से आपको 5 ही अटैम्प्ट करने हैं, इस वजह। तो सबसे पहले आप पूरा पेपर पढ़िए और उसमें टिक लगा दीजिए कि ये मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसको लिखूंगा बाद में। तो उस पर एक आप हल्का सा टिक मार्क लगाइए सभी टॉपिक्स पे जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चंस को लिखते, उनके आंसर्स लिखते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको राउंड कर दीजिए, कोई एक अलग मार्क दे दीजिए। जैसे आपने जो टिक लगाया था उसको आपने लिख दिया, उसको अलग मार्क से इंडिकेट कीजिए कि आपने ये अटैम्प्ट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, ऐसे आप अटैम्प्ट करते जाइए और उनको एक मार्क दे दीजिए, मेरे हिसाब से राउंड सर्कल कर दीजिए। जैसे आप पूरे अटैम्प्ट कर लेंगे, फिर आपको एक बार फिर से देखना है कि आपने सारे अटैम्प्ट कर लिए हैं या नहीं किए हैं। वो कैसे चेक करेंगे, वही जो आपने मार्क्स लगाए हैं उसके हिसाब से आप चेक कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्टेंजाज 5 दिए हैं, उसमें से आपको 2 लिखने थे, क्या आपने वो दोनों लिखे हैं, तो उनको देखिए,
टिक लगा के, जो टिक लगे हैं उनको चेक कीजिए, दोनों लिखे हैं। उसके बाकी वक्त के जो क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 और अटैम्प्ट करने थे, आप चेक कीजिए कि आपने वो चारों अटैम्प्ट किए हैं या नहीं किए। तो ये हो गई कैसे लिखना है और कितना लिखना है। अब हम आते हैं हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है, तो आपको उसमें पैनिक नहीं होना है। आप कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जो हैंड राइटिंग पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हैंड राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मास्टर्स में जो अपन लिखते हैं बहुत लेंदी होता है। तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो चेक करते हैं थॉरोली, बट इतना अच्छे से नहीं देखते। थोड़ा बहुत जो उनको समझ में आता है वो स्टार्टिंग की 10-12 लाइनें पढ़ेंगे आपकी, उनको वो समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को आता है इसके बारे में या नहीं आता है इस टॉपिक के बारे में। तो वो उनको पता लग जाता है कि हाँ सही लिखा हुआ है, तो वो जनरली कम देखते हैं। बट जो आपकी हैंड राइटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग में आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो वो आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर। तो मेरे हिसाब से जो हैंड राइटिंग पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि अच्छी हैंड राइटिंग में आप उस एग्ज़ाम का आंसर दें, पेपर को लिखें। उसके बाद एक टॉपिक है वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार हम जनरली में जल्दी के चक्कर में हम जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बहुत कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं। हाँ ये है कि लेंदी पेपर रहता है और हम जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं थोड़ी बहुत चलती है बट ज़्यादा नहीं, तो आप उस पर भी ध्यान रखें, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो। और उसके साथ ही जो हम एग्ज़ाम में जैसे कोई हमने देख लिया कि कोई हमने जो वर्ड है वो गलत लिख दिया है तो उसको काट पीट ना करें। और हम बहुत बुरी तरह उसको काटते हैं, वो अलग से हाईलाइट होता है। तो जो भी एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं वो एकदम देखेंगे और काट पीट बहुत हो रखी होती है, तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो उनको जो मार्क्स देने में थोड़ी सी हिचक होती है कि अच्छा नहीं लिखा है। तो कोई भी अगर आपका वर्ड गलत होता है आपने देख लिया तो उस पर एक हल्की सी लाइन मार दीजिए बीच में कि वो गलत है, उसके बाद आप उसको सही लिख दीजिए। ये नहीं कि उसको 5-6 लाइन मार दी और बहुत ही गंदा सा दिखा दिया, तो वो जो इम्प्रेशन है वो हमारा ख़राब होता है उससे, तो इसका भी ध्यान रखें। उसके बाद हम आते हैं रीचेकिंग। रीचेकिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कहीं जॉब करते हैं या आपके पास टाइम बहुत कम मिलता है पढ़ने के लिए, जनरली ऐसे ही लोग डिस्टेंस से एमए करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप पढ़ के एक एवरेज या गुड मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो इग्नो का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो ब्लॉक्स हैं वो हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें हर ब्लॉक को कवर करने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करते हैं। तो हर जो ब्लॉक है वो आपको कवर करना है, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक लिस्ट बनाई हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहला है वो है जॉफ्री चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में, और उनकी जो इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं वो आप पढ़ लीजिए 2-3 जो आपको सही लगें। मेरे हिसाब से द कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक टॉपिक मिलेगा, या फिर द नन्स प्रीस्ट टेल। तो आप जॉफ्री चौसर के बारे में आप पढ़ लीजिए और उनकी ये 2 पोइम्स के बारे में पढ़ लीजिए, तो मेरे हिसाब से इनफ है। एंड सेकंड वन इज़ एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जाने माने पोइट हैं, बहुत फेमस पोइट रहे हैं, इनके बारे में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इनकी 2 जो पोएम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ इपीथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन। ये 2 पोएम एंड एडमंड स्पेंसर के बारे में आप पढ़ लीजिए। और 100% जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 और 3 क्वेश्चंस में से ये आपको मिलेंगे, या जॉफ्री चौसर या फिर एडमंड स्पेंसर, इनका एक क्वेश्चंस आता ही है हर बार। एंड नेक्स्ट वन इज़ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन सोनेट 19, सोनेट 23, ये आपको पढ़ना है, 3rd टॉपिक था। उसके बाद 4th टॉपिक है एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल जो है मेटाफिजिकल पोइट हैं। मेटाफिजिकल पोइट आपको पता ही है, जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल एंड हर्बर्ट गैरिसन, ये 3 हैं। इन 3 में से कम आपको 2 पढ़ना चाहिए, और 2 नहीं तो आप 1 कम से कम पढ़िए एंड्रयू मार्वेल को, जो मेटाफिजिकल पोइट है। एंड मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है इसकी थोड़ी सी आप नॉलेज ले लीजिए, तो आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं।
तो एंड्रयू मार्वल जो है उनकी आप मेरे हिसाब से पढ़िए द गार्डन्स एंड टू हिज कॉइज मिस्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इनके क्वेश्चंस आते हैं। द गार्डन्स उनकी पोएम है एंड टू हिज कॉइज मिस्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की मैक फ्लिकनो बहुत फेमस है, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद पीबी शैली द ट्रम्प ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज़ कॉलरिच, दैट इज़ उनकी जो पोएम है वो है कुबला खान। उसके बाद है डीजी रोसेटी एंड हिज सिस्टर क्रिस्टीना रोसेटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। डेंटे गैब्रियल रोसेटी एंड हिज सिस्टर क्रिस्टीना रोसेटी, ये दोनों पोइट एंड पोइटेस हैं। तो जो डेंटे गैब्रियल रोसेटी है इनकी पोएम है द ब्लेस्ड डोमेजोल, ये आपको पढ़नी चाहिए। एंड जो क्रिस्टीना रोसेटी है इनकी एक पोएम है वो है गॉबलिन मार्केट, तो ये आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद है W.V. ईट जो है इनकी है ईस्टर 1916 एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये दो पोएम फेमस पोएम है, तो इनमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एंड T.S. एलियट द वेस्टलैंड, ये पढ़ लीजिए T.S. एलियट की वेस्टलैंड। एंड लास्ट इज़ फिलिप लार्किन द विट्सन वेडिंग। फिलिप लार्किन की फेमस पोएम है द विट्सन वेडिंग, ये आपको पढ़नी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टोटल 13 पोइट्स हैं और उनकी पोइट्रीज़ हैं। ये अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, एक बार आप इनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका नहीं जाएगा। आप 100% 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये 13 थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये है जॉफ्री चॉसर, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन, एंड्रयू मार्वल, जॉन ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, कॉलरिच, डेंटे गैब्रियल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, W.V. ईट, T.S. एलियट एंड फिलिप लार्किन। ये तो मैंने ओनली 13 आपको पोइट्स बताए हैं। बाकी जो इग्नो का सिलेबस है, जो MA इंग्लिश का सिलेबस है, उस सिलेबस में कम से कम 25 से 30 और ज़्यादा ही हो सकते हैं जो पोइट्स हैं। हर पोइट के बारे में कुछ ना कुछ, जो भी पोइट रहे हैं उनके बारे में आपको सिलेबस में मिल ही जाएगा, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मैंने छांटे हैं वो हैं 12 से 13 जो पोइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड लास्टली दैट इज़ रीचेकिंग। जो आपने लिखी है आंसर शीट, उसकी रीचेकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, आपने सारा लिख दिया है, उसके बाद आपको उसको रीचेक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। जल्दी में हम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो सब ना हो, इस वजह से आपको एक बार पेपर को रीचेक करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का टाइम आपको अपने हाथ में रखना होगा। तो ये आपको पक्का करना है, और टाइम हाथ में रखने के लिए आपको घड़ी ले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एज पर माय ओपिनियन आपको वॉच जो है लेके जानी चाहिए क्वेश्चन पेपर देने के टाइम, और आपको सामने टेबल पे रखनी चाहिए। उसमें आपको मैनेज करना है। 3 आवर्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, और 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो आप उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको बराबर टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं। तो अभी आप ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो आप उसमें आपने 1 घंटा लगा दिया, और कोई टॉपिक आपको कम आता है तो आपने 15 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो वैसा अगर आप करेंगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप हर एक क्वेश्चंस को उतना ही टाइम दीजिए। तो सभी क्वेश्चंस को बराबर टाइम देते हुए आपको लास्ट में 10 से 15 मिनट नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपको अपने हाथ में रखने चाहिए वो रीचेकिंग के लिए। तो क्वेश्चन पेपर को आप देख ही लिया है आपने, उसके बाद जो आंसर शीट है उसको आप पूरा देखिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए, एक बार उसको जल्दी पढ़िए। और ऐसे अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एज़ पर माय ओपिनियन। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, एंड हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल
एंड अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं मेरे वीडियो देखना तो आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन बेल आइकन पर क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे अगले वीडियो का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।